जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिससे अपन ये कह सकते हैं भी आपके पिछले एग्जाम ले लें चाहे अपन, चाहे आपके आने वाले आगामी जो एग्जाम हैं, उनके अंतर्गत इस टॉपिक में से 100% आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा अपन एक सेशन पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। दूध होता क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे की अपन को, और कितनी भारत में वर्तमान में उपलब्धता है। ऐसा अपन इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके। कौन से जो लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी भी, जो आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रहती है, आईसीएमआर रहता है, उसने कितनी आवश्यकता बताई है प्रतिदिन की, एक व्यक्ति को कितनी बताई थी, 280 ग्राम की बात करते हैं ना। और अपन ने ये भी पढ़ा था भी, वो तो आईसीएमआर ने 280 के बारे में आपको बता दिया, लेकिन वर्तमान में भारत में उससे उपलब्धता ज्यादा है। और ये ज्यादा का डाटा अपन को किसने दिया, मतलब ये किसने बताया भी कितनी चाहिए, तो वो तो आईसीएमआर ने बता दिया। और ये कौन बता रहा है भी अभी वर्तमान में उससे ज्यादा है, वो किसने बताया, वो एनडीडीबी ने बताया था अपन को, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में अपन करते हैं, वो संस्था आपको बताती है। उसने जो डाटा दी है उसके अनुसार ये माना जाता है भारत में 2022-23 जो आपका नवीनतम डाटा यही है, उसके अनुसार वर्तमान में 459 यानी कि 459 ग्राम पर डे पर पर्सन तक आपकी दूध की उपलब्धता है। और अगर भारत में स्टेट वाइज बात करें तो पंजाब टॉप पे था 1283 ग्राम के साथ, सेकंड अपने राजस्थान वाले थे 1138 के साथ, और थर्ड हरियाणा वाले थे 1098 के साथ। ये कुछ बातें अपन ने लास्ट सेशन में की। अपन ने दूध के बारे में पढ़ा, दूध क्या होता है और दूध के अवयव क्या होते हैं तो अपन ने उनके बारे में भी चर्चा की। उसी सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपकी लाइनें रह जाएंगी, क्वेश्चन रह जाएंगे, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो आपको याद हो तो अपन ने बात की थी दूध किसे कहते हैं, तो अपन ने ये कहा था भी दूध वह होता है जो प्रसव से 15 दिन पहले और 5 दिन बाद जो शुद्ध लैक्टेरियन शरण प्राप्त होता है, उसे अपन दूध कहते हैं। फिर अपन ने बात की थी क्या दूध में कुछ और भी अवयव होते हैं, मतलब दूध किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो यही बात की थी अपन ने, दूध बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि दूध के अवयव होते हैं साथियों। और अवयवों में बात की थी, उसमें आपका एक प्रमुख अवयव जो रह जाता है वो कौन सा रह जाएगा आपका, वो अपन बात करते हैं, प्रमुख अवयव जो रह जाता है प्रोटीन रह जाता है। कौन सा रह जाता है साथियों, प्रोटीन रह जाता है। अब प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ अपन बात करें क्यों पढ़ रहे थे, अब प्रोटीन के बारे में क्या क्या बातें थी वो अपन जानेंगे। सबसे पहले तो प्रोटीन दूध में 3 प्रकार से पाई जाती है, मतलब 3 प्रोटीन प्रमुख है आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने केसिन की बात की थी, मैक्सिमम मात्रा केसिन की पाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा लैक्टो एल्ब्यूमिन था, लैक्टोग्लोबुमिन था। तो बात आती है प्रोटीन दूध में किस रूप में पाया जाता है साथियों, प्रोटीन दूध में किस रूप में पाया जाता है, तो जो प्रोटीन रहता है वो दूध में पायस के रूप में पाया जाता है, यानी कि कोलाइड्स के रूप में पाया जाता है ये प्रोटीन का। और ये आपसे सीधा सा साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यही आता है सीधी सिंपल लाइन में। एग्जामिनर आपसे पूछता है दूध में प्रोटीन किस के रूप में पाया जाता है, वहां ऑप्शन क्या है, वहां आपके जो ऑप्शन मिलते हैं, जो मल्टीपल अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, जो ऑप्शन आपको मिलेंगे, पायस होगा आपके पास, निलंबन होगा आपके पास सॉल्यूशन होगा यानी कि घोल होगा, और उपयुक्त सभी भी हो सकता है। तो वहां अपन को जानना है प्रोटीन पायस के रूप में। याद रखने के लिए छोटा सा ध्यान रखना, पी से ही आपका प्रोटीन आता है और पी से ही आपका क्या आता है, पायस। तो ये अच्छे से याद रखना। फिर सबसे महत्वपूर्ण दूसरा आपका रह जाता है, तो वो कौन सा था साथियों, वो आपका वसा रह जाती है। कौन सी रह जाती है, वसा। जी सर याद है ना हमें, बिल्कुल याद है ना आपको सर, वसा वही दूध का सबसे मूल्यवान आपका तत्व रह जाता है, अवयव रह जाता है ना। क्यों मूल्यवान था, क्योंकि इसी के बेस पर ही
दूध का मूल्य निर्धारण होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं अपन। और दूध में सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव भी कौन है? वसा है। तो वसा दूध में किस रूप में पाया जाता है? ये निलंबन के रूप में पाया जाता है, यानी कि सस्पेंशन के रूप में पाया जाता है वसा के संदर्भ में, याद रखने। फिर आते हैं अपन दूध में लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या था? लैक्टोज के बारे में अपन चर्चा करके गए थे। लैक्टोज इसलिए महत्वपूर्ण रह जाता है, एक तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये थे कि इसी के कारण तो दूध में क्या होती है? मिठास होती है, यानी कि दूध के मीठेपन का कारण क्या रह जाता है? लैक्टोज रह जाता है साथियों, याद रह जाएगा। तो लैक्टोज आपका है, जिसे हिंदी में अपन दुग्धम कहते हैं ना। तो लैक्टोज और खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स की बात की थी अपन ने। और क्या पढ़ रहा था? मिनरल्स भी आपके इंपॉर्टेंट थे। अपन ने कहा था बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दूध की बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा सोर्स माना जाता है। और बात करें सबसे कम या नामात्र का, या ये कहने भी पाया ही नहीं जाता, तो वो कौन था? फेरस था। वो मिनरल्स के संदर्भ में था। तो लैक्टोज और मिनरल्स दोनों की बात करें तो दूध में किस रूप में पाया जाता है? घोल के रूप में पाया जाता है, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अपन को ध्यान रखने। प्रोटीन पायस के रूप में है, वसा निलंबन के रूप में है, लैक्टोज और खनिज पदार्थ घोल या सॉल्यूशन के रूप में। फिर आते हैं अपन, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और भैंस के दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका अभी जो लास्ट पशु परिचर भर्ती गई आपकी, उसमें यह क्वेश्चन आया था साथियों। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण। केसिन क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन तीन थी आपकी, आपको मैंने बताया था। केसिन था, लैक्टोएल्ब्यूमिन था और लैक्टोग्लोबिन था। और सबसे ज्यादा केसिन ही पाया जाता है, कितना? 80%। ये भी प्रश्न आया था पशु परिचर में। क्या पूछा गया था? केसिन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो लगभग 80 to 85 के समथिंग आपका क्या रहता है? केसिन रहता है प्रोटीन के रूप में दूध के अंतर्गत। तो पीलापन कैरोटीन के कारण है और सफेद रंग केसिन के कारण। यहां एक और ध्यान रखना, कई बार आपको क्या है, दूध के अंतर्गत क्या है, लाल रंग भी दिखाई देता है। लाल रंग भी दिखाई देता है। अब लाल रंग की अपन क्यों बात कर रहे हैं? दूध सफेद भी होता है और पीलापन, ये तो प्रमुख रूप से कन बात कर ले तो गाय का दूध थोड़ा क्या होता है? पीलापन लिए होता है। रीजन कैरोटीन अपन ने पढ़ ही लिया। लेकिन कई बार क्या है, दोनों ही संदर्भ में बात कर ले, चाहे गाय के संदर्भ में चाहे अपन भैंस के संदर्भ में, दूध कुछ लालिमा लिए होता है। वो रीजन क्या होता है? वो रीजन होता है क्योंकि आपको ज्ञात हो दूध बनता कैसे है। तो अब ब्लड की अपन बात करते हैं ना, भी खून के छन्ने से ही आपके दूध का निर्माण होता है। तो होता क्या है साथियों, जब दूध क्या आता है? ऐन में आता है। पशु के ऐन में दूध आता है, तो वहां पे ऐन के अंतर्गत क्या, ज्यादा दबाव होने के कारण पशु की नसें फट जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण वो ब्लड क्या है, उस दूध में मिल जाता है। इसीलिए दूध आपका कई बार लालिमा लिए हुए आपको दिखाई देगा या लाल कलर का दिखाएगा। इसका मतलब है या तो वो उसके कारण हुआ है, या अपन ये कह सकते हैं पशु में रोग लगा है, कोई घाव हुआ है, वो घाव वाला दूध उसमें मिक्स हो गया है। ये क्या है? दोनों ही बातें हो सकती है ना। इंटरनल तो अपन ने बात कर ली, भी आंतरिक कारण क्या हो सकता है? नसें फट सकती हैं, कोई उसका रोग हो सकता है। ठीक है, तो दूध मिक्स हो गया। बाहरी कारण या एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? तो एक्सटर्नल फैक्टर है भी कहीं ना कहीं पशु के घाव है या थनों के घाव है, और आप जब दूध का दोहन कर रहे हो, तो उस दूध दोहन के समय वो ब्लड आपका क्या है, उस पात्र में मिक्स हो गया। तो ये कारण हो सकता है। तीसरा क्या रहता है साथियों, जब अपन दूध दोहन की विधियां पढ़ते हैं, तो विधियों में एक अपन बात करते हैं मशीन विधि। तो मशीन में क्या रहता है, जब पशु का दूध कंप्लीटली निकाल लिया जाता है, आपने निकाल लिया सारा दूध, फिर भी अगर आप मशीन को हटाना लेट कर देते हो, तो मशीन का प्रेशर इतना होता है साथियों, वो क्या है, थनों में से ब्लड का भी क्या है, सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी रीजन रहता है ब्लड का मिक्स होना, जिसके कारण ही दूध का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ध्यान रख लेना, पूछा आपसे सिर्फ दो का ही जाता है। पीलापन किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। सफेद रंग किसके कारण है? केसिन के कारण। ये अपन को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध का सर्वाधिक बढ़ने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है?
वसा है, अपन बात कर चुके थे, फैट रहता है, मूल्य निर्धारण भी यही करता है। और इसी के जस्ट अपोजिट दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? लैक्टोज, दुग्धम की बात करते हैं ना अपन, मतलब दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला कौन है? वसा। और सबसे कम कौन है? वो लैक्टोज रह जाते हैं ना। अब लैक्टोज की बात करें तो यही कारण रह जाता है दूध के मीठेपन का। तो दूध मिठास दूध में होती है, किस कारण होती है? लैक्टोज के कारण ही दूध में मिठास होती है। और इसे अपन क्या कहते हैं? लैक्टोज को ही अपन दुग्ध शर्करा कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए भी निम्नलिखित में से दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? ऑप्शन में आपके पास आ जाए ग्लूकोज आ जाए, ग्लैक्टोज आ जाए, फ्रुक्टोज आ जाए या लैक्टोज आ जाए, तो दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर के रूप में किसे जाना जाता है? लैक्टोज को जाना जाता है। अब लैक्टोज क्या है आपका? लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट रहता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? डाइसैकेराइड रहता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? लैक्टोज का। ये आपकी मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं और ये आपकी डाइसैकेराइड। अगर एग्जामिनर आपसे और थोड़ा अपडेट होकर क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछ सकता है? लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज आपकी क्या है? ये एक डाइसैकेराइड शर्करा रह जाती है जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट बात कर लें, सर्वाधिक लैक्टोज की बात करें तो मानव दूध में पाया जाता है साथियों। 6.98% क्या है? ये दूध में पाया जाता है। और पशुओं में सर्वाधिक बात करें तो भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है कितनी? 5.48। याद है साथियों आपको? आपको याद हो तो अपन ने टेबल की थी एक, याद है ना? किसकी? सबसे पहले अपन ने 4.9 की बात की थी। ठीक है, 4.5 के बाद 5.4 पे आए थे अपन। ठीक है, फिर 4.8 पे आए थे, फिर 4.2 पे आए थे, फिर 3.2 पे आए थे। ये सारा अपन ने किसके संदर्भ में पढ़ा था? ये लैक्टोज के संदर्भ में पढ़ा था। तो 4.9 किसका था? 4.9 आपका किसका? गाय का रह जाता है। 5.4 किसका रह जाता है? ये भैंस का रह जाता है। भेड़ का कितना रह जाता है? तो भेड़ का 4.8 रह जाता है। फिर बकरी की बात करें तो बकरी का कितना रह जाता है? वो 4.9 रह जाता है। और लास्ट 3.2 वाला किसका था साथियों? ये ऊंट का था। ठीक है, तो ये आपके लैक्टोज की मात्रा थी जो अपन ने लास्ट सेशन के अंतर्गत ये टेबल पढ़ी थी। भी ये रहता है। अब देखिएगा सबसे सर्वाधिक किसमें है? सर्वाधिक आपका 5.4 वाला ये है, तो वो किसमें था? भैंस में था ना। उसके बाद गाय में 4.9 होता है, और फिर आपका भेड़ में 4.8 है, और लास्ट में किसमें? बकरी में 4.2 होता है ना। ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं अपन दूध का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं अपन, यानी कि किस तापमान पे दूध को अपन उबालते हैं ना ज्यादा से ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 101 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैक्सिमम जो अपन टेम्परेचर की बात करें। दूध का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो वो तो आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है? -52 से -56 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रहता है? फ्रीजिंग पॉइंट। अब दोनों बातें रहेगी ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 101 डिग्री सेल्सियस है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -52 से -56 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इसका हिमांक बिंदु रह जाता है। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं अपन अम्लता प्रतिशत, यानी कि एसिडिटी की बात करें। तो अम्लता प्रतिशत की बात अपन करें तो कितना रहता है? 0.12 से 0.18, यानी कि 0.12 से 0.18 इसकी अम्लता रह जाती है। ये साथियों ध्यान रखना, ये बात करें अपन एसिडिटी की। क्या बात करें? एसिडिटी की। अब जो एसिडिटी होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक तो आपकी होती है साधारण, जिसको अपन क्या कहेंगे? साधारण अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण अम्लता। एक आपकी होती है विकसित अम्लता। क्या होती है? विकसित अम्लता। साधारण की अपन यहां बात कर चुके हैं, कितनी रहती है? 0.12 से 0.18 रहती है। और विकसित की बात करें तो 0.32 रहती है, ये विकसित है।
अब बात आती है भी सर ये दोनों कैसे होंगी? साधारण की बात करें ना अपन तो विकसित कहां से आ गई? तो याद रखना आप, दूध में क्या है, जब साधारण अम्लता है ना, ये तो ताजे दूध की बात करते हैं। जब ताजा दूध होता है आपका तो उसमें अम्लता साधारण ही रहती है, 0.12 यानी कि 0.12 से 0.18 के बीच। अब दूध में क्या है, दो ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है और एक लैक्टोबैसिलस होता है। वो क्या करता है, कुछ समय अगर अपन कह दें छोड़ दें या वो एक्टिव हो जाए तो वो क्या करते हैं, जो दूध में लैक्टोज पाई जाती है उससे वो लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या काम कर रहे हैं वो, दूध में क्या पाई जा रही है आपकी, लैक्टोज। जब तक दूध में लैक्टोज है तो वो आपकी अम्लता 0.12 से 0.18 रहती है। ये इसे चेंज कर देते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कौन चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। जब वो इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में ले जाते हैं तो ये जो अम्लता साधारण अम्लता है आपकी, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, विकसित में। तभी बात करते हैं जब ऐसी कंडीशन होगी तभी आपकी विकसित अम्लता उसकी क्या है, 0.32 यानी 0.32 के समथिंग चली जाती है आपकी। ये अपन को ध्यान देना है। उसके बाद चलते हैं अपन साथियों, विद्युत संचालकता की बात करते हैं। वो कितनी रहती है, 0.005 महौज इसकी क्या रहती है, विद्युत संचालकता रहती है। दूध का अपवर्तना कितना रहता है, 1.3440 से 1.3480, यानी कि आप सीधा याद रख लेना 1.344 से 1.348 इसकी क्या रहती है, दूध का अपवर्तनक रहता है। गाढ़ापन या वेस्कोसिटी की बात करते हैं तो 1.5 से 2 सेंटीपाउज इसका क्या रहता है, गाढ़ापन रहता है। फिर आते हैं नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे जो 26 नवंबर से को मनाया जाता है, आपका नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अब यहां ध्यान रखने अपन को, ये दो रहते हैं, एक तो नेशनल रहता है और एक आपका वर्ल्ड मिल्क डे रहता है। तो नेशनल मिल्क डे तो आपका 26 नवंबर को हो गया। ठीक है, अब 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, तो याद रख लेना इस दिन क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जानते हो इसको, जी बिल्कुल जानते हैं वर्गीस कुरियन को। कहां पढ़ा था सर, यही थे जो क्या एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने ही क्या किया था, वो ऑपरेशन फ्लड चलवाया था, यानी कि भारत में दूध की बाढ़ लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए, ठीक है, उनका जो जन्म दिवस था उसी जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए अपन ने उसके जन्म दिवस को ही क्या मनाना स्टार्ट कर दिया, नेशनल मिल्क डे। तो भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए जो 26 नवंबर उनकी रहती है, उसी को अपन किस रूप में मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। याद रह जाएगा साथियों, बिल्कुल। फिर आते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 1 जून को। अब ये जो 1 जून को है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, ये स्टार्ट हुआ है आपका 2001 से। ठीक है, कब होता है साथियों, ये होता है आपका 2001 से स्टार्ट हुआ था मनाना। ठीक है, तो अब आपसे अगर ये पूछ ले भी कब से मनाया जाने लगा है, ठीक है, सॉरी कब से मनाया जाने लगा है, तो कब से मनाया जाने लगा है आपका 2001 से। मतलब अपन बात करें तो लगभग अभी क्या है, 23 साल हो गए ना, 23 साल हो गए, अपन क्या मना रहे हैं, अपन वर्ल्ड मिल्क डे मना रहे हैं 1 जून को। ये कुछ बातें रहती हैं आपकी नेशनल मिल्क डे की और वर्ल्ड मिल्क डे की। उसके बाद बात करते हैं अपन, फिर बात करते हैं दूध का स्राव यानी शरण, यानी कि मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो एक हार्मोन रहता है और उस हार्मोन का क्या नाम है, प्रोलेक्टिन है। प्रोलेक्टिन का काम क्या है, जब दूध का स्राव हो रहा है, ठीक है, दूध का स्राव होता है या शरण हो रहा है, तब एक्टिव रहता है आपका कौन, प्रोलेक्टिन रहता है। उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन की बात कर लें तो इसका कार्य क्या है, दूध को पसावने के लिए या उतारने के लिए, मिल्क लेट डाउन, उसके लिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटॉक्सिन। और आपने देखा होगा ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, यहां पर ये भी कह सकते हैं, कई बार क्या है आपने कुछ जगह ऐसा देखा होगा, कुछ पशुपालक करते हैं, ये हानिकारक है, भी करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पशुपालक क्या करते हैं,
जब पशु दूध नहीं दे रहा होता तब उसे एक इंजेक्शन देते हैं, एक टीका लगाते हैं। वो टीका किसका? वो ऑक्सीटॉसिन का ही लगाया जाता है। और फिर उससे क्या है, पशु दूध देना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो पसावने लग जाएगा और फिर अपन क्या करते हैं, उसका दूध निकाल लेते हैं। तो आप खुद सोचिएगा साथियों भी, अगर अपन ऑक्सीटॉसिन लगाने के बाद उस पशु से दूध निकाल रहे हैं तो क्या दूध में इसकी मात्रा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और ये आपका क्या है, आपके जब बॉडी के अंतर्गत ये चीजें जाती हैं तो आपका क्या है, वो सारा आपके बॉडी का सेक्टर जो इनबैलेंस कर देगा। तो यानी कि वही बात करें ना, जिस प्रकार से अपन बात करते हैं भी बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये इसीलिए बोला जाता है भी ऑक्सीटॉसिन का यूज नहीं करना चाहिए ना, इस पे बैन भी लगा हुआ है। वो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि हार्मफुल है, किसके लिए? हमारे लिए साथियों। तो अब वही है भी, आपने एक हार्मोन, जबरदस्ती हार्मोन दिया, जबरदस्ती आप दूध निकाल रहे हो, तो वो तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये ऑक्सीटॉसिन की बात रहती है। फिर दूध चढ़ाने हेतु, मतलब ऐन में ही रोक कर रखने हेतु कौन है? एड्रेनल है। ठीक है, तीनों बातें याद रखिए। प्रोलेक्टिन क्या था? दूध के स्राव के लिए जिम्मेवार। जब दूध निकल रहा है तो किसके कारण? उसके लिए जो हार्मोन उत्तरदायी था वो प्रोलेक्टिन था। दूध को जबरदस्ती उतारने के लिए या जबरदस्ती निकालने के लिए, या कहते हैं भी दूध को पसावने के लिए, ठीक है, पशु को पसावने के लिए किसका? तो ऑक्सीटॉसिन का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, फिर अपन को दूध निकालना नहीं है, दूध को रखना है, किसमें? आयन में ही रखना है। तो तब किसकी जिम्मेवारी है? तब एड्रेनल की जिम्मेवारी है। ये बातें अपन को यहां याद रखनी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है? तो किसकी कमी पाई जाती है? विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और अगर इससे जस्ट अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए भी दूध किस विटामिन का प्रमुख सोर्स रह जाता है, तो ध्यान रखना, दूध आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स रह जाता है। किसका? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स रह जाता है। दूध में किस खनिज तत्व की कमी पाई जाती है? फेरस की पाई जाती है, अपन बात कर चुके हैं। अधिकता किसकी है? अधिकता किसकी रहती है साथियों? तो कैल्शियम व फास्फोरस की क्या रहती है? अधिकता रहती है। दूध में विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है, ये भी बात करके गए ना अपन, वही है। फिर आता है, दूध में स्वाभाविक या ताजा दूध की अम्लता होती है 0.12 से 0.14, वो अपन बात कर चुके हैं। 0.3 अम्लता पर दूध फट जाता है, यानी 3.2 जो अपन विकसित अम्लता पढ़ के गए ना, वहां अगर दूध चला जाए तो दूध फट जाता है। इसीलिए आपको याद हो, दूध का ही एक बाय प्रोडक्ट रहता है दही, कर्ड। वो किसके कारण बनता है साथियों? वो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। तो लैक्टोबैसिलस कर क्या रहा है? उसी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर रहा है, तब आपका दूध फट जाता है और दही बन जाती है आपकी। दूध का पीएच तो 6.5 से लेकर 6.7 रहता है, सामान्य ये रहता है, जो क्या रहता है आपका? हल्का अम्लीय रहता है। लेकिन बकरी का अलग कुछ है। बकरी के दूध की बात करें तो 7.8 से 8.0 रहता है। यानी कि नॉर्मली आपसे पूछ ले, वो साधारणतया पूछ ले तो दूध अम्लीय प्रकृति का है, लेकिन बकरी का क्या रहता है? क्षारीय प्रकृति का रहता है। और यही क्वेश्चन अभी आपके पशु परिचरण वाले पेपर में भी पूछा गया था। वहां उन्होंने पूछा था ऊंट के संदर्भ में, तो ऊंट का दूध भी क्या रहता है? वो अम्लीय श्रेणी का ही रह जाता है। क्षारीय में एक ही कंडीशन में लेके जाएंगे और वो बकरी वाले ही कंडीशन में लेके जाएंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान हेतु दूध में फैट व एसएनएफ का वैधानिक मान। अपन जब दूध पढ़ के आए थे, मैंने आपको बताया था भी दूध में मिनिमम फैट 3.25 व एसएनएफ 8.5 होना चाहिए, तभी उसको एक अच्छा खासा आप दूध मानोगे। अब ये रहता है अलग अलग स्टेट में अपनी वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने एक अलग मान दे दिया कि अगर इतनी मात्रा दूध में होगी तब हम उसको एक अच्छा दूध मानेंगे। और वही राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने भी फैट के लिए और एसएनएफ के लिए एक मान दे दिया भी, ये मान होगा तभी वो दूध मान्य होगा। तो इन्होंने गाय के लिए क्या कहा भी, फैट तो उसमें 3.5 होना चाहिए और एसएनएफ उसमें 8.5 होना चाहिए, तभी वो अच्छा दूध माना जाएगा। भैंस में यही संख्या, फैट तो कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए और एसएनएफ आपका 9 होना चाहिए। एसएनएफ साथियों सॉलिड नॉट फैट था, वसा रहित ठोस पदार्थ। ठीक है, याद हो तो अपन, टोटल 100 होता है, 100 में से जब अपन पानी निकाल देते हैं तो बचा हुआ पदार्थ आपका कुल ठोस हो जाता है।
टोटल सॉलिड हो जाता है, उस टोटल सॉलिड में से अपन वसा निकाल देते हैं तो आपका एसएनएफ बचता है। फिर बकरी और भेड़ के लिए इसने 3 तो फैट बताया और 9 क्या बता दिया, एसएनएफ बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अपन बात करते हैं मिल्क की, ठीक है। टोन्ड मिल्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगल टोन्ड मिल्क की बात करें तो 3 इसमें फैट रहता है और एसएनएफ 8.5 रहता है। ये क्वेश्चन आपका डब्ल्यू में भी पूछा जा चुका है, सुपरवाइजर में भी पूछा जा चुका है, जेट में भी पूछा जा चुका है, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम में साथियों जिनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था ना। अब बात करते हैं सिंगल के बाद डबल आ जाता है टोन्ड मिल्क, तो उसमें फैट कम हो जाएगा, 1.5 आपका फैट रह जाएगा और एसएनएफ 9 रह जाता है। ध्यान रखना सिंगल में ज्यादा है, ठीक है, डबल में क्या हो जाएगा, कम। तो जब भी डबल होते हैं तो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये देख लो डबल होते ही वो लॉस होना स्टार्ट हो गया, किसमें, फैट में। फैट ही क्या है, मूल्य निर्धारण कर रहा था, ठीक है, यानी कि दूध का मूल्य निर्धारण करने वाली वसा थी। तो ये देखो जब आप डबल होगे तो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सिंगल ही अच्छा है ना। जो नेक्स्ट बात करते हैं स्किम्ड मिल्क की, तो ये आपका 0.5 फैट रह जाता है और एसएनएफ 8.7 रह जाता है, 8.5 से 9 के बीच का एसएनएफ रह जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वसा को पूर्णतः निकाल दिया जाता है, थोड़ी बहुत वसा आपकी बचती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से रह जाते हैं। यानी कि दूध के संगठन में क्या था, वसा आ रहा था, लैक्टोज आ रहा था, मिनरल्स आ रहे थे, ये दूध का संगठन था, प्रोटीन आ रहा था। तो अगर इन सब चीजों में क्या होता है, अनबैलेंस हो रहा है, किसमें ज्यादा किसमें कम, कोई कारण रह रहा है, तो वो कारण क्या रहते हैं, वो कारण आपके ये रह जाएंगे साथ। और ये अभी आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था भी कौन सा कारण रह जाता है, कौन सा कारण प्रभावित करता है दूध के संगठन को। सबसे पहला पशु की जाति, यानी कि वो किस जाति का है, ठीक है, जाति पे निर्धारित करता है, वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तब क्या है उसके दूध का संगठन चेंज हो जाएगा। फिर बात करते हैं पशु नस्ल। पशु नस्ल का मतलब वो किस नस्ल है, यानी कि जैसे गाय की बात करें अपन ने बात की तो साहिवाल जो नस्ल रहती है वो सर्वाधिक दूध देती है और सबसे मीठा दूध होता है, मुकाबले बाकियों की बात करें तो दूध कम हो जाएगा, ठीक है, ये नस्ल है। भैंस में बात करें तो भदावरी है, उसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है 13%, बाकियों में 5, 6, 7 तक का एवरेज रहता है, ठीक है, ये बातें रहती हैं। पशु का आहार, आहार का मतलब अगर आप क्या है, जैसे अभी अपन ने बात की भी पशु का मूल्य निर्धारण कौन करेगा, वसा, तो अपन पशु को क्या दे रहे हैं, वो वसा की ग्रोथ के लिए ही ऐसा आहार दे रहे हैं। तो जब आप वसा को फोकस करके उसे डाइट देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसकी वसा तो इंक्रीज होगी होगी, तो ये भी प्रभावित करता है आपका। और अगर अपन ऐसा नहीं करते तो उसकी वसा क्या है, डाउन चली जाएगी। ब्यांत की अवस्था, तो ब्यांत की अवस्था पहली है, दूसरी है, तीसरी ब्यांत है, तो वो भी आपका क्या है, दूध के संगठन को प्रभावित करती है। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन में आपने देखा होगा मोस्टली बात करें तो गर्मियों के अंतर्गत आके पशु का जो दूध श्रावण होता है वो कम होने लग जाता है, ये भी चेंजिंग आपकी आती रहती है। पशु की आयु, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी दूध का संगठन परिवर्तित होता जाएगा, ठीक है। और पशु का स्वास्थ्य, मतलब अगर वो बीमार होगा तो वो प्रॉपर्ली आपको मिल्क प्रोडक्शन दे नहीं पाएगा, वही बात करते हैं। इसी को आगे अपन पढ़ लेते हैं। तो क्या बात है, जाति में वही बात की साथियों भी, कौन सी जाति है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी है तो उसमें सब में अलग अलग हो जाएगा। पशु नस्ल है तो जैसे गाय की नस्ल है तो हरियाणवी, नागौर, ये सब में अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ये रहता है आपका। पशु आहार, तो दूध के संगठन पर काफी प्रभाव पड़ता है, जैसे वसा युक्त आहार, वही बात करें ना, खिलाएंगे तो पशु के अंतर्गत वसा भी क्या है, इंक्रीज होगी। ब्यांत के अनुसार भी आपका बढ़ता रहेगा। ऋतु परिवर्तन, एक ही पशु के दूध का संगठन अलग अलग रीतियों में भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है, तो वो कंफर्म कंफर्ट फील करेगी तभी, है ना। पशु की आयु, आयु बढ़ने पर भी इसका संगठन चेंज होता है। और स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य का भी दूध के संगठन पर प्रभाव पड़ता है साथियों। तो ये आपका सेकंड सेशन रहता है साथियों दूध का। उम्मीद करता हूं भी आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, जिससे आपके अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, आगे से आगे बढ़ाइएगा। जो मिस्टर एग्रीकल्चर पे अकेडमी पे आपका विश्वास है वो बना के रखा जाएगा और आपकी सफलता के अंतर्गत महत्वपूर्ण साथ हमारा भी रहेगा। जुड़े रहिएगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।